नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। दोस्तों आज है 15 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले कल के वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था और जिसका उत्तर हमने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग दीजिएगा। काफी लोगों ने दिया था और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो है आप लोग उत्तर जरूर देंगे। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज फटाफट वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि हर प्रतियोगी छात्र तक करंट अफेयर्स का वीडियो पहुंचता रहे। तो ठीक है, फटाफट पहले आप लोग शेयर करिए। और अब हम लोग देखते हैं कि आज जो प्रश्न है यानी कि जो हमने कल पूछा था उसका आज का हमारा उत्तर क्या है, आंसर क्या है। तो इसका जो उत्तर है क्या होगा, ए होगा। और प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब होगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर आज इस बात को दोहरा रहा हूं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, यानी कि 20 से लेकर के 28 नवंबर 2024 के मध्य में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक यानी कि आज के करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है वो क्या है। तो पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास या सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है दो देशों के मध्य में होता है और कभी कभी क्या होता है दो से अधिक देशों के मध्य में सैन्य अभ्यास होता है। जितने सैन्य अभ्यास होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए अलग से आप लोग कॉपी बना करके चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, या फिर बी असम, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर डी जो है राजस्थान। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में अभी फ्रांस और भारत के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किसके मध्य में, फ्रांस के बीच में कहां पर आयोजित हो रहा है, मेघालय में। स्टेट ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सैन्य अभ्यास यानी कि ये जो दोनों देश हैं ये कहां पर अभ्यास करेंगे, मेघालय में करेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आयोजन कब से कब तक होगा इसका, तो ये होगा 13 से लेकर के 26 मई 2024 के मध्य में। कई बार क्या होता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है और साथ ही साथ में कई बार दिनांक पूछ लेता है, यानी कि पूछ लेता है कि कब से कब तक इसका आयोजन होगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और साथ साथ में तीसरा इसमें प्रश्न क्या बनता है कि किस देश के मध्य में जो है अभ्यास पर्टिकुलर जो है हुआ है। तो कुछ अलग अलग प्रकार से प्रश्नों की प्रवृत्ति को, प्रकृति को चेंज करके आपसे परीक्षा में पूछता है। हर प्रकार से आपको प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी कि 2 वर्ष पर आयोजित होता है बारी बारी से। और इसका जो भी पिछला संस्करण था वो कहां पर आयोजित हुआ है, वो हुआ है पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में दरअसल क्या हुआ है, आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC के जो HDFC लाइफ है एक जो है बीमा प्रदाता कंपनी है ये, ठीक है। तो हाल ही में HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए केकी मिस्त्री, या फिर अनुज कुमार, या फिर सी आनंद बिरला, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए सोच करके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केके मिस्त्री को भी हाल ही में HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और HDFC लाइफ क्या है, एक बीमा प्रदाता कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पर है। इसका मुख्यालय अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं जरा। तो हाल ही में HDFC ठीक है के अध्यक्ष के रूप में केके मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह क्या है, जीवन बीमा प्रदाता कंपनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF के
9वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर पर्यावरणीय कॉन्फ्रेंस या टॉपिक से रिलेटेड है तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए क्या होता है? अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा है कि हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की जो ये बैठक हुई है कब से कब तक आयोजित हो रही है, यानी कि कहां पर आयोजित हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 से 3 मई के मध्य में, ऑप्शन नंबर बी 6 से 10 मई के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 मई के मध्य में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग सोचिए फटाफट और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 10 मई के मध्य में जो है इसका आयोजन किया गया और जो है इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा। तो आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि यूएनएफएफ के 9वें संस्करण ध्यान रखिएगा, कई बार कूट में संस्करण पूछ लेता है। अब जैसे ये 9वां संस्करण है तो कूट बना के पूछेगा तो पूछ लेगा 10वें संस्करण या 8वें संस्करण। और अगर आप ध्यान से प्रश्नों को नहीं पढ़े रहेंगे, चीजों को नहीं अगर आपने अच्छे से किया होगा तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आसान प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आप हर एक बिंदुओं पर आपकी नजर जो है बहुत ही क्या होनी चाहिए? सटीक और बहुत ही पैनी होनी चाहिए, यानी कि सटीकता आपके उत्तर में दिखनी चाहिए पढ़ते समय। ठीक है, तो ये जो बैठक है इसका 9वां संस्करण है और आयोजन की अगर हम लोग बात करते हैं कब से कब तक? 6 से 10 मई के मध्य में। और कहां पर? स्थान याद रखना है, स्थान क्या है? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि यूएनएफएफ के 19वें नहीं, ये सॉरी 9वें होगा, ठीक है, 9वें सत्र में जो है क्या किया? हिस्सा लिया। तो अब ये क्या है आपके लिए? क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ओलियंडर फूल को देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया। ओलियंडर फूल को शायद कनेर का फूल भी कहते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं कि किस राज्य ने ओलियंडर फूल को देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए मना कर दिया। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए असम, बी कर्नाटक आपका, सी केरल, या फिर डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में केरल ने जो मंदिर होते हैं, मंदिर में जो देवी देवताएं होते हैं उन पर जो ओलियंडर का जो फूल होता है उसको चढ़ाने के लिए मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? क्योंकि इससे वहां पर हाल ही में 2 महिलाएं जो थी, ठीक है, कौन? 2 महिलाएं थी, उनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। क्योंकि इसका जितना भी पार्ट होता है, लेप्स वगैरह, क्या होता है? बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए व्याख्या में देखते हैं कि हाल ही में केरल ने मंदिरों में ओलियंडर फूल को देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में इस फूल के जहर से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसके बिहाफ पर यह निर्णय लिया गया। और ये फूल जो है आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, ओलियंडर का फूल है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? मैंने आपको परसों के वीडियो में कहा था कि कोई भी चीज महिलाओं से संबंधित अगर प्रथम बार होती है तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होता है? वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए तुरंत इस पर क्या करिएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस प्रश्न के लिए। तो कौन है जिनको अभी हाल ही में मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इदा सीसा नोग्रांग, या फिर बी इंद्राणी, या फिर सी सुप्रिया सिंह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इदा सीसा नोग्रांग को भी हाल ही में मेघालय की प्रथम डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए व्याख्या में क्या है कि हाल ही में इदा सीसा नोग्रांग को मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। और ये जो नोग्रांग जो टाइटल है ये दरअसल खासी जो समुदाय होता है उसके अंतर्गत आता है। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है अलग से बना करके कि नोग्रांग जो टाइटल है ये किस समुदाय के अंतर्गत या किस जनजाति के अंतर्गत आता है? तो खासी समुदाय के अंतर्गत ही आता है। अब बात अगर मेघालय की हो रही है तो मेघालय के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि राज्यों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेघालय की राजधानी की बात करें, क्या है? शिलांग है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यूपीपीसीएस जो आरओ का एग्जाम होता है वहां पर राज्यों से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं और कई बार उनकी राज्य की सीमाएं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं,
ठीक है, वहां की प्रमुख चोटियां, वहां की जनजातियां और वहां की राजधानी कौन सी है पूछता है। और कई बार बहुत आसान होता है राज्य की राजधानियां, बावजूद इसके आप लोग गलत कर देते हैं। तो राजधानी ध्यान रखिएगा क्या है, शिलांग है। और वहां पर क्या है, एक सदनीय विधायिका है। और यहां की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, खासी, गारो, जैंतिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा हुआ है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां किससे लगती है, किस देश से, बांग्लादेश से लगती है। और अगर हम इसके राज्य पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना जो है यहां का क्या है, राज्य पक्षी है। और अब मेघालय से संबंधित एक टास्क आप लोगों के लिए कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये आपको इंटरनेट पर सर्च करना है और नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कॉलिन मुनरो का संबंध है किस जो है देश से है इनका संबंध। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे और निश्चित रूप से होंगे ही होंगे, ठीक है, तो कॉलिन मुनरो के बारे में आप जानते होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कॉलिन मुनरो ने क्या किया है कि अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया है, अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए व्याख्या में वही पॉइंट दिया रखा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास लेने की घोषणा की है। आई थिंक ये जो है बॉलर रहे हैं शायद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये बॉलर थे शायद। तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि कॉलिन मुनरो कहां से थे, तो आपको बताना है तुरंत ये न्यूजीलैंड से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछेगा और इस पर प्रश्न आज हमने बनाया भी है, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका सबसे बड़ा भागीदार 2023-24 में कौन रहा है। सबसे पहले तो यहां पर लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन जो है वर्ष 2023-24 में, अगर आंकड़ों की बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अकॉर्डिंग चीन वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। और इसने किस देश को पीछे छोड़ दिया है, इसने जो है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक कौन देश था, अमेरिका था भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है देश, अब कौन है, चाइना है। ध्यान रखिएगा। तो आइए व्याख्या हम लोग देखते हैं इसकी। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है, चीन रहा है। यानी कि चीन अब हो गया है किसको पछाड़ करके, अमेरिका को। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में कितना 118.3 अरब यानी कि 118.3 अरब डॉलर रहा, जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन अभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 13 मई, ऑप्शन नंबर बी 14 मई, या फिर ऑप्शन नंबर सी 13 जून, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 जून। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 मई को जो है पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद की क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती कब मनाई जाती है, 13 मई को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और वे भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, यह पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है। कौन से नंबर के, 5वें नंबर के। इसके अलावा वर्ष 1925 में नेहरू जी से वो मिले थे और उन्होंने फिर 1925 में कांग्रेस पार्टी को क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 14 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1974 तक रहा। क्यों, क्योंकि फिर हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और वे देश के क्या थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
वर्ष 1975 में उन्होंने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। यह पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपातकाल अक्सर जो है न्यूज में कहीं ना किसी रूप में जो है बना रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1975 में उन्होंने अपनी जो उनकी शक्ति होती है अपने वीटो का प्रयोग करते हुए आंतरिक आपातकाल की घोषणा लगाई थी। और इस पर बहुत सारे विवाद भी हैं आपातकाल को लेकर के। खैर आपको उस पर नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान रखिएगा। तो कौन थे? फखरुद्दीन अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में राधा कृष्णन जो थे, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कब राष्ट्रपति बने, यानी कि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कब अपना पद ग्रहण किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 1962, बताइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी 12 मई 1962, या फिर 13 मई 1962, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 मई 1962 को उन्होंने राष्ट्रपति पद क्या किया, ग्रहण किया था। आइए इसकी हम लोग डिटेल्स में व्याख्या देखते हैं। तो 13 मई 1962 को देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन जी ने क्या किया, पद ग्रहण किया। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर के दिवस जो इनका जो जयंती मनाई जाती है, इन्हीं के अवसर पर क्या होता है, शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 1952 में यानी कि 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया था। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपके जो इतिहास वाला जो विषय होता है वहां पर शॉर्ट नोट्स जो है ऐसे व्यक्तियों पर लिखने के लिए, ऐसे सुधारकों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लिखने के लिए आ जाता है। तो जब ऐसे जो व्यक्ति रहा करें तो इनके ऊपर आप लोग शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिया करिए। कई बार मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का हमारा प्रश्न है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही आसान है। और फिर आप सोचेंगे कि सर इतना आसान प्रश्न क्यों दिया, तो इसका उत्तर यही होगा कि कई बार क्या होता है कि आप परीक्षा में इतने ही आसान प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। आपके अंदर खुशी इतनी होती है कि ऑप्शन नंबर बी पे आपको सर्कल बनाना है, गोला भरना है, फिल करना है, और आप ऑप्शन नंबर बी की जगह पर सी कराएंगे, सी की जगह पर डी कराएंगे। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी एकदम से बिल्कुल पैनिक नहीं हो जाना एकदम से कि बस अब मजा आ गया, अब तो यार ये तो बहुत आसान जो है पूछ लिया प्रश्न हमसे परीक्षा में। आसान प्रश्न ही अक्सर आपकी परीक्षा में गलत होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा प्रश्न कि बताइए मेघालय की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए शिलोंग, बी दिसपुर, सी मौसिनराम, और ऑप्शन नंबर डी चेरापूंजी। अब बात अच्छा मासिनराम की आ रही तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मासिनराम क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो है स्थान है। कहां पर है ये, जो है आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्री का प्रश्न। इसका उत्तर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा, मुझे आपके उत्तर का वेट रहता है। इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा प्रश्नों की। जैसा कि मैंने कल भी कराया था, मैं फिर करा रहा हूं। करंट अफेयर के साथ साथ में आप लोग जो है पेपर सेकंड, थर्ड जो है और पेपर 5th और 6th की तैयारी आराम से कर सकते हैं, आल्सो पेपर फर्स्ट की, क्योंकि यहां पर हम लोग करंट ओरिएंटेड प्रश्नों को देते हैं, साथ साथ में कुछ स्टैटिक जो पोर्शन होता है उसके प्रश्नों को भी डालते हैं। सबसे पहला, आज राष्ट्रपति की बात ज्यादा होगी तो अब राष्ट्रपति पर प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियां क्या होती हैं। पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, या फिर कोई अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा हो, तो प्रश्न क्या बनेगा कि सामरिक दृष्टिकोण से जहां एक और भारत चीन संबंध में तल्खी बरकरार रहती है, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है, चीन रहा है। ऐसे में दोनों देशों के कूटनीतिक राजनीति पर समालोचनात्मक टिप्पणी करें, यानी कि इसका क्रिटिकल एग्जामिन करना है आपको कि भाई तल्खी हमेशा बरकरार रहती है भारत और चाइना में, लेकिन ऐसे कौन से कूटनीतिक जो उनकी राजनीति है, कौन से ऐसे कूटनीतिक कारक हैं कि जिनकी बदौलत चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है आंकड़ों के मुताबिक। इसी पर आपको जो है अपने आंसर को लिखना है। उम्मीद है कि आप अपने घर पर बैठ करके इन प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करते होंगे। ये सारे प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में मिलेंगे, यकीन रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा करंट का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए,
पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर का मुझे वेट रहता है। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।